मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला नंबर 5 अर्थात पार्ट 5 में पद परिचय के अंतर्गत आप सभी का दिल की अतल गहराइयों से मैं आपका शिक्षक श्रवण कुमार हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बंदन इस्तकबाल एवं खैर मकदम करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आइए हम आपको लेकर चलते हैं। ना संघर्ष ना मुश्किलें, फिर क्या मजा है जीने में। तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। तो आइए पद परिचय के अंतर्गत हम आपको लेकर के चलते हैं। इसके पहले मैं ये चर्चा कर दिया था, सार्वनामिक विशेषण सब कुछ हुआ था। क्रिया के बारे में चर्चा करना है। क्रिया का विस्तार रूप हम जानेंगे। क्रिया वह शब्द है जिनसे किसी कार्य के होने या किए जाने का बोध होता है। अर्थात मूल शब्द के लास्ट में ना का इस्तेमाल होता है। वह शब्द क्रिया का बोध कराता है। धातु, यदि किसी एक क्रिया के विभिन्न रूपों को देखा जाए, जैसे करेगा, कर रहा है, करता है, कर लेगा, कर चुका होगा, करना चाहिए, करिए, करो, करवाइए आदि, तो इन सब में कर ऐसा अंश है जो सभी क्रिया रूपों में समान रूप से आ रहा है। तो जो ये कर आ रहा है यही तो धातु है। धातु का मतलब होता है जो मूल होता है। जैसे मैं बताऊं, पढ़ना में पढ़ धातु है, लिखना में लिख धातु है, चलना में चल धातु है, हंसना में हंस क्या है? धातु है। ना समझ में आ रही? आइए चलते हैं, क्रिया के विभिन्न प्रकार जानते हैं। क्रिया का आज हम विस्तार करेंगे कि क्रिया का विभिन्न प्रकार कैसे होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया को जानते हैं। अकर्मक का मतलब होता है जिसमें कर्म न हो। एक क्रिया तो हो लेकिन कर्म न हो। वाक्य में जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती वह कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे चलना, फिरना, दौड़ना, भागना, हंसना, रोना, मुस्कुराना। ये कहाँ चल रहा है, कहाँ दौड़ रहा है, कहाँ भाग रहा है, ये नहीं बताया, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया वह क्रिया जो वाक्य में कर्म की अपेक्षा रखता है। क्रिया के साथ साथ ये भी पता चले कि वह क्रिया कहाँ हो रही है। ठीक है, अर्थात जिनके प्रयोग में कर्म की आवश्यकता होती है, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, देना, लेना आदि। पढ़ना, क्या पढ़ना, इसमें ये पता होता है कि वह क्या पढ़ रहा है। किताब पढ़ना, कॉपी लिखना, पत्र लिखना, भोजन खाना, ठीक है, पानी पीना, तो इसमें कर्म रहता है। आइए, रचना के आधार पर क्रिया के मुख्य भेद है। रचना को हम दूसरे शब्दों में बोलेंगे बनावट। रचना के आधार पर ही आप वाक्य के भेद भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो रचना के आधार पर क्रिया के भेद हम जानते हैं। तो सबसे पहले वो यौगिक क्रिया के बारे में जानते हैं। देखिए, यौगिक और आपको ये जो यौगिक और संयुक्त क्रिया दोनों में अंतर आपको समझना है। यौगिक क्रिया और संयुक्त क्रिया में अंतर क्या है, आज अवसर मिला है समझ लेते हैं। इसमें दो क्रियाएं एक साथ होती हैं। योग से यौगिक बना, योग माने जुड़ना। इसमें दो क्रियाएं एक साथ होती हैं, दोनों मिलकर मुख्य क्रिया का काम करती हैं। ध्यान रहे, दो क्रिया होगी, दोनों मिलकर एक मुख्य क्रिया का काम करती हैं। पहली क्रिया पूर्णकालिक होती है। पूर्णकालिक का मतलब पूरा करने का बोध कराती है। पूर्ण माने पूरा, कालिक माने समय, पूरा करने का समय का बोध कराती है। पर प्रयोग में कर का लोप हो जाता है। कर का मतलब कर नहीं रहता है, ठीक है, गायब। जैसे वह सामान रख गया, ये जो रख है, इसमें कर है नहीं, लेकिन ये तो मान सकते हैं ना, रख कर गया, ठीक है, उसी को कह रहा कर गायब रहता है, लोप माने गायब। आपको पता है इसमें दो क्रियाएं होती हैं, दोनों मिलकर मुख्य क्रिया का काम करती हैं।
रख गया, ये दोनों मिलकर एक मुख्य क्रिया बना रहे हैं। दोनों मिलकर मुख्य क्रिया बना रहे हैं। ये रख क्या है? पूर्णकालिक क्रिया, यानी जाने से पहले कुछ रखा। ठीक है, तो एक ये गया, जाने से पहले ये क्रिया हुई रखने का, इसी को हम पूर्णकालिक कह रहे हैं। ठीक है, पूर्णता का बोध भी करा रहे हैं। तो पहली क्रिया पूर्णकालिक होती है, जिसमें कर का कर लोप होता है। और समझ में आ गया? मुझे सामान ले जाना है, ले में कर गायब है, लेकर जाना है। तो ले क्या है? ले क्या है? ये पूर्णकालिक क्रिया है। ठीक है, पहले लेगा तब जाएगा। ठीक है, जाना दूसरी क्रिया है। दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? यौगिक क्रिया बता रहे हैं। ये दोनों को हम यौगिक क्रिया कहेंगे। गया, ले जाना। राइट। परीक्षा सिर पर आ पहुंची है। आ में कर गायब है, लेकिन कर है आकर पहुंची है। ठीक है, लेकिन आकर नहीं लगाएंगे, इससे वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। तो आ पहुंची है, आ क्या है? पहली क्रिया है, लेकिन यह पूर्णकालिक क्रिया है। दोनों मिलकर यौगिक क्रिया कही जाएंगी। अब समझ में आ रही? चलिए आइए हम जानते हैं संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं। संयुक्त क्रिया भी दो धातुओं के योग से बनती है। ठीक है, यौगिक क्रिया भी दो धातुओं दोनों के मिलने से बनी। ठीक है, दोनों के मिलने से बनी। संयुक्त क्रिया भी दोनों के मिलने से बनेगी, लेकिन दोनों में अंतर होगा। उसी अंतर को समझना ही यौगिक क्रिया और संयुक्त क्रिया में अंतर समझ सकते हैं। जब दो धातुएं मिलेंगी तो क्रिया बनाएंगे, परंतु समस्त क्रिया के विपरीत यहाँ क्रिया का मुख्य अर्थ पहली क्रिया के द्वारा ही बताया जाता है। मुख्य अर्थ जो आपको पता चलेगा पहली क्रिया, ये जो चल है, इसी से पता चलेगा। और यहाँ पर क्या है? दोनों के रखने से तब पता चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या? पहली क्रिया के द्वारा ही अर्थ इसका पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे दोनों से पता चलेगा। ठीक है, चल देना। ठीक है, आ जाना, कर लेना आदि क्रियाएं क्रमशः चल में ना छिपा हुआ है चलना। ठीक है, और आ में ना छिपा हुआ है आना, कर में कर लेना। ठीक है, कर में ना छिपा हुआ है करना। ठीक है, तो ये बता रहा है कि संयोग से बनी है। संयोग का मतलब मिलने से बनी है। संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया मुख्य क्रिया होती है। संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया मुख्य मान लिया गया है, जैसे चल, ना छुपा हुआ है चलना। ठीक है, मुख्य क्रिया हो गई। लेकिन अब यहाँ प्रयोगिक क्रिया में क्या है? दोनों क्रिया मिलकर मुख्य क्रिया बना रही है, और यहाँ संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया ही मुख्य क्रिया है। ठीक है, तथा दूसरी क्रिया सहायक के रूप में प्रयोग होती है। सहायक क्रिया के रूप में मुख्य क्रिया में विशेषता लाती है, जैसे देना। ठीक है, लेना, ये क्या है? सहायक क्रिया का काम कर रही है, और पहली क्रिया में अर्थात मुख्य क्रिया में विशेषता ला रही है। यही अंतर है यौगिक क्रिया और संयुक्त क्रिया में, यही अंतर है। ठीक, समस्त क्रिया, समस्त धातुएं दो क्रिया धातुओं के योग से बनती हैं। दोनों क्रियाओं का समास हो जाने के कारण इनको समस्त क्रिया कहा जाता है। समस्त क्रिया रूपों में दोनों ही धातुओं का अर्थ बना रहता है। ठीक है, समस्त धातुएं दो क्रिया योग से बनती हैं। समस्त धातुएं, जितनी धातुएं, जैसे वह आज कल लिख पढ़ नहीं रहा। ठीक है, लिख पढ़ दोनों क्रियाओं का समास हो गया है। लिख पढ़ में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, लिखना और पढ़ना। ठीक है, तो दोनों क्रियाओं का समास हो जाता है, मतलब एक समास बन जाता है। कोई भी समास बन सकता है। दो धातुओं, समस्त धातुओं दो क्रिया धातुओं से बनती हैं। दो क्रिया धातुएं, जैसे लिख क्या है? धातु है, इसमें ना जोड़ेंगे तो क्रिया बन जाएगी लिखना। पढ़ धातु है, इसमें ना जोड़ेंगे तो पढ़ना क्रिया बन जाएगी। इसीलिए इसको क्या कह रहा है? समस्त धातुएं दो क्रिया धातुओं के योग से बनती हैं।
ठीक, दो क्रिया धातु, ये क्रिया धातु है, ठीक है, जिसमें ना छिपा हुआ है, ठीक है, इसलिए ये दो धातु है। क्रिया धातु भी इसे कहेंगे, धातु भी कहेंगे, ना छिपा हुआ है। चल फिर सकता हूं, चलना फिरना, ठीक है, द्वंद्व समास है, चलना और फिरना, उठना और बैठना, उठ बैठ, ठीक है, तो समस्त क्रिया है। बात समझ में आ रही है? दोनों क्रियाओं का समास जब हो जाता है, कोई समास बन जाती है दोनों क्रियाएं, तब इसी को समस्त क्रिया कहा जाता है। राइट, आइए, नाम धातु क्रिया, इन क्रियाओं में आने वाली धातुएं नाम धातु कही जाती है। क्यों कही जाती है? नाम धातु तीन को कहा जाता है, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों को हम नाम धातु कहते हैं। अगर नाम धातु किसे कहेंगे, कब कहेंगे? जब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाया जाए, ठीक है, जब संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण जो तीन शब्द होते हैं, ठीक है, इन शब्दों में जब कोई प्रत्यय लगाया जाए, ठीक है, तो उस धातु को, उस शब्द को हम क्या कहेंगे? नाम धातु कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही? जैसे सरम क्या है? संज्ञा शब्द है। सरम में हमने प्रत्यय लगा दिया आना, ठीक है, तो क्या शब्द बना? शर्माना। अब शर्माना क्या है? नाम धातु क्रिया हो गई, ठीक है, क्योंकि ये क्रिया है। जैसे लालच क्या है? संज्ञा शब्द है, इसमें हमने आना जोड़ दिया, तो आना प्रत्यय लगा दिया, तो एक लालच संज्ञा शब्द है, इसमें जो भी प्रत्यय लगेगा वो नाम धातु क्रिया बनेगी। तो किसमें किसमें? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में, शब्दों में अगर कोई प्रत्यय लगा दे और जो क्रिया बनेगी वह क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाएगी। जैसे अपना, गरम क्या है? विशेषण, आना लगा दिया, घर माना। अपना, ठीक है, अपनाना, ना लगा दिया, क्या हो गया? तो ये क्या है? नाम धातु क्रिया। दोहर माने दोहरा देना, ठीक है, दोहराना। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक का मतलब होता है प्रेरणा देने वाला, मोटिवेट करने वाला। इस प्रकार की क्रिया वाले वाक्यों में एक संज्ञा दूसरी संज्ञा को प्रेरित करने का काम करती है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि ना संघर्ष ना मुश्किलें, फिर क्या मजा है जीने में, तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। तो मैं जो बोल रहा हूँ उससे आपको प्रेरणा मिल रही है कि जिंदगी में संघर्ष और मुश्किल का होना लाजमी है, इसके बिना कोई वर्क नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक संज्ञा दूसरी संज्ञा को प्रेरित करने का काम करती है तथा दूसरी संज्ञा उस कार्य को फिर स्वयं संपन्न करती है। तो जो प्रेरणा देता है वो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। नहीं, जैसे मोहन चिड़िया उड़ा रहा है, तो मोहन, चिड़िया को कौन उड़ा रहा है? मोहन, ठीक है, तो मोहन क्या कर रहा है? प्रेरक का काम कर रहा है, और मोहन से ही प्रेरित हो रही है कौन? चिड़िया। तो मोहन क्या हो गया? पहली संज्ञा हो गया, ठीक है, जो प्रेरणा दे रहा है, और चिड़िया दूसरी संज्ञा हो गई जो प्रेरित हो रही है, कुछ तो कर रहा होगा, उसे कुछ ऐसे ऐसे तालियां बजा रहा होगा जिससे उड़ रही है, कुछ मोटिवेट कर रहा होगा, ठीक है, और उड़ा रहा है, उड़ा रहा है, तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या हो जाएगी? उड़ा रहा है, ठीक है, ये प्रेरणार्थक क्रिया है, ठीक है, ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। जैसे लिखवाया, लिखवाया प्रेरणार्थक क्रिया, उसी तरह ये उड़ा रहा प्रेरणार्थक क्रिया होगी। तो प्रथम कौन है? प्रेरणार्थक मोहन, ठीक है, दूसरा कौन है? चिड़िया है, और प्रेरणार्थक क्रिया टोटल में हो जाएगी उड़ा रहा है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया मतलब दो एक दूसरे को प्रेरणा दे और दूसरा किसी और को प्रेरणा दे, ठीक है, दो प्रेरणार्थक होते हैं। माँ आया से बच्चे को दूध पिलवा रही है, आया का मतलब वह स्त्री जो दूसरे की बच्चे की देखभाल करती है। माँ आया से बच्चे को दूध पिलवा रही है, तो माँ प्रथम
प्रेरणार्थक क्रिया हुई, ठीक है, और आया, आया दूसरी प्रेरणार्थक क्रिया हुई। तो माँ ने आया को आदेश दिया और आया ने बच्चे को दिया और बच्चा दूध पीने लगा। माँ ने आया को दिया तो माँ प्रथम हो गई, आया ने बच्चे को प्रेरणा दी तो आया दूसरी प्रेरणार्थक क्रिया हो गई, ठीक है। अब बच्चा किसी को प्रेरणा नहीं दे रहा, वो तो स्वयं काम कर रहा है, पी रहा है, ठीक है। तो यहाँ द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हुई, माँ आया को प्रेरित करती है तो माँ प्रथम हो गई, आया बच्चे को प्रेरित करती है तो आया दूसरी हो गई प्रेरणार्थक क्रिया, और बच्चा तो स्वयं दूध पी रहा है, वो किसी को प्रेरणा नहीं दे रहा है, वो तो प्रेरित हो रहा है, ठीक है, वो तो आदेश का पालन कर रहा है। बात समझ में आ गई। समापिका तथा असमापिका क्रिया। समापिका का मतलब समाप्त होने का बोध कराए, असमापिका का मतलब ऐसी क्रिया जिसमें समाप्त न हो क्रिया। समापिका क्रियाएं वे होती हैं जो वाक्य को समाप्त करती हैं, ये प्रायः वाक्य के अंत में आती हैं, जैसे बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, ये बता दी, समाप्त करके बता दी कि बच्चे कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, समाप्त कर दी वाक्य। वे दौड़ते हैं, ठीक है, वे दौड़ते हैं, समाप्त हो गया। मैं दिल्ली गया, समाप्त हो गया, ठीक है। ये जो क्रिया हो रही है, गया, दौड़ते हैं, खेल रहे हैं, खेलना, ये वाक्य को समाप्त कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें वाक्य समाप्त नहीं होता है। असमापिका क्रियाएं वाक्य को समाप्त नहीं करती बल्कि अन्यत्र प्रयुक्त होते हैं। अन्यत्र का मतलब दूसरे जगह वो प्रयोग में आती है। वह चलती हुई गाड़ी से कूद पड़ा। चलती हुई जो क्रिया है असमापिका है, ये समाप्त नहीं हो रही है, चल रही है, ठीक है, लेकिन उसके गाड़ी से जो कूदा वो अन्यत्र का मतलब दूसरे जगह वो कूदा। यही क्या कर रहा है, चल तो रही है लेकिन वह काम कहाँ हो रहा है, कहीं और हो रहा है। खेलते हुए यानी बच्चे खेल रहे हैं, खेलते हुए असमापिका मतलब समाप्त होने का बोध नहीं करा रही है। बच्चे कितने अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। अन्यत्र जब बच्चे खेलते हुए तो दूसरे को अच्छे लग रहे हैं, यानी दूसरे के दिल में वह प्रयोग हो रहा है, ठीक है, अच्छे दूसरे के दिल में जाके अच्छे वो लग रहे हैं और खेल कहीं और रहे हैं, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट है पूर्वकालिक तथा तात्कालिक क्रिया। पूर्व का मतलब होता है पहले, कालिक का मतलब होता है समय, और उसी को तात्कालिक कहेंगे। मतलब किसी काम के करने के पहले कोई काम हम अभी अभी समाप्त किए हैं, उसी को पूर्वकालिक या तात्कालिक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया से पूर्व होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। यह धातु में कर प्रत्यय लगाकर बनती है, जैसे राम पढ़कर सो गया। पढ़ क्या है, धातु है, तो धातु में कर लग गया। तो ये जो पढ़कर है यही पूर्वकालिक है, यही तात्कालिक है, क्योंकि मेन क्रिया क्या है, सो गया, सोना मेन क्रिया है, लेकिन मुख्य क्रिया से पूर्व यहाँ दिया है, मुख्य क्रिया से पूर्व, तो मुख्य क्रिया सोना है, मुख्य क्रिया से पहले एक वो क्रिया किया है पढ़ने का, ठीक है। तत्कालीन यानी सोने के तत्काल पहले, थोड़े समय पहले तुरंत एक काम किया पढ़ने का, इसलिए इसको पूर्वकालिक कहेंगे, तात्कालिक कहेंगे। और मुख्य क्रिया क्या होगी, सोना। बात समझ में आ गई। तो पूर्वकालिक तथा तात्कालिक क्रिया किसे कहेंगे, मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया होती है उसी को कहते हैं। दिव्य खाना खाकर आपिस गया। आपिस तो गया मुख्य क्रिया, लेकिन उसके पहले वो क्या किया, खाकर, खाया। ये खाना क्या है, ये कर्म है, क्रिया नहीं है, वो बता रहा है क्या क्या किया, क्या खाया, खाना, राइट। उठकर बैठो। उठकर बैठने से पहले वो उठा, ठीक है। उठना क्या होता है, पूर्वकालिक क्रिया, अब बैठना मेन क्रिया हो जाएगी। तात्कालिक क्रिया भी मुख्य क्रिया से पहले संपन्न होती है, पर इसमें मुख्य क्रिया में समय का अंतर नहीं होता, केवल क्रम का अंतर होता है। समय का अंतर नहीं होता है, वो तुरंत होता है, ये नहीं बताया जाता है कितने समय पहले, बस क्रम का अंतर होता है। पूर्वकालिक क्रिया पहले होती है और मुख्य क्रिया थोड़ी बाद में होती है।
वह आते ही सो गया। सोया लेकिन सोने के पहले वो आया। बंदूक देखते हुए बेहोश हो गया। और देखिए आते ही में कर गायब है, लेकिन कर है। आते का मतलब आकर, देखते ही का मतलब देखकर। बंदूक देखते ही वो बेहोश हो गया। बेहोश तो हुआ, ये मुख्य क्रिया है, लेकिन उसके पहले वो बंदूक को देखा। ठीक है, तो देखते यानी देखकर ही। मेरी बात आपको पूरी तरह से समझ में आ रही होगी। अनुकरणात्मक क्रिया, कुछ क्रिया रूप ऐसी धातुओं से बनते हैं जो ध्वनियों के अनुकरण पर बनते हैं। अनुकरण का मतलब किसी के मोटिवेशनल स्पीच से आप मोटिवेट हो रहे हैं, ठीक है, किसी के अच्छे कर्म से आप भी अच्छा कर्म करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, उसी को अनुकरण कहते हैं। ऐसी क्रियाओं को अनुकरणात्मक क्रियाएं कहा जाता है। जैसे हिन हिन क्या है, ये मुख्य धातु क्रिया है। हिन हिन में हमने आना जोड़ दिया, हिन हिन आना। खट खट में हमने आना जोड़ दिया, खट खट आना। ठीक है, तो कुछ क्रिया रूप ऐसी धातुओं से बनते हैं जो ध्वनियों के अनुकरण पर बनती है। ये ध्वनि है हिन हिन, खट खट। इसमें हमने आना जोड़ दिया, इसमें आना जोड़ दिया, तो एक नया शब्द बना। इसी को हम क्या कहेंगे, हिन हिनाना को अनुकरणात्मक क्रिया कहेंगे, खटखटाना को अनुकरणात्मक क्रिया कहेंगे। व्याकरणिक परिचय में सहायक, ये जो अनुकरणात्मक क्रिया है व्याकरण का परिचय देने में सहायक होती है। क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया को छोड़कर, क्रिया पदबंध का मतलब ऐसा क्रिया शब्द जो कई शब्दों से मिलकर बनता है, 2 या 3 शब्दों से, उसी को क्रिया पदबंध कहेंगे। मुख्य क्रिया को छोड़कर जो भी अंश शेष रह जाता है वह सहायक क्रिया का होता है। जैसे हिन हिन क्या है, यह मुख्य क्रिया है, धातु है। ठीक है, बाकी जो आना, जैसे हिन हिन आना, ठीक है, तो हिन हिन क्या है, ये मुख्य क्रिया है, और जो आना बचा ये क्या, यही सहायक क्रिया है। खट खट में जो आना है यही सहायक क्रिया है। यह काल, पक्ष, वृत्ति तथा वाच्य ऐसी व्याकरणिक कोटियां हैं। काल का मतलब समय का बोध कराए, पक्ष का मतलब सत्ता पक्ष विपक्ष, किसके पक्ष में, वृत्ति का मतलब आवृत्ति दोहराना, वाच्य कर्मवाच्य, भाववाच्य और कर्तृवाच्य, जिनके प्रत्यय सहायक क्रिया का निर्माण करते हैं। इनके जो प्रत्यय होते हैं सहायक क्रिया बनाते हैं। जैसे आना, क्रिया का व्याकरणिक परिचय देते समय इन्हें भी बताया जाता है। जैसे काल, समय एक भौतिक इकाई है। भौतिक का मतलब जो नेचुरल चीज होता है उसी को भौतिक कहा जाता है। तो समय क्या, एक नेचुरल वस्तु है। ठीक है, काल एक व्याकरणिक भाषा है। ठीक है, समय एक नेचुरल चीज है जिसे महसूस किया जाता है, देखा जाता है। और काल एक भाषा है। ठीक है, एक भाषा में यूज किया जाता है। जैसे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। समय के प्रति वक्ता का मानसिक बोध जो व्याकरण में व्यक्त होता है वही तो काल है। जैसे देख रहे हैं, काल को वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। जैसे वक्ता बोल रहा है, था, है वर्तमान काल, था भूतकाल, गा मतलब भविष्य काल, ये तीनों का बोध कराता है। तो क्या काल क्या है, एक व्याकरणिक भाषा है। समय क्या है, एक नेचुरल चीज है। कथन के क्षण के साथ साथ क्रिया का व्यापार, क्रिया का व्यापार का मतलब बिजनेस, उसको आगे बढ़ाना, वर्तमान समय में होना वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। वह किताबें बेचता है। ठीक है, ये सब क्या है, वक्ता के द्वारा भाषा में किस काल का बोध करा रहा है, वर्तमान काल का। उसी तरह भूतकाल है, भविष्य काल है। ठीक है, ये सब है, इसको पढ़ लीजिएगा। तो हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में अभी बहुत कुछ बाकी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रयोग या अन्विति। वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय